हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। फिर हमने ये समझा था कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, मतलब एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। उसके बाद हम परमुटेशंस के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर जैसे ही हम परमुटेशंस के परमुटेशन समझ लेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है और दोनों से रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे परमुटेशंस। तो इसके यहाँ दो टाइप होते हैं परमुटेशन, जब ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट्स आर नॉन डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वाले केस में हम दो केस और लेके चलेंगे कि जब डिस्टिंक्ट होता है तो हम दो केस और लेके चलेंगे कि रिपीटिशंस अलाउड नहीं है और रिपीटिशंस अलाउड है। ठीक है, मतलब जो भी हम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं उस केस में जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में अभी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है परमुटेशन का। तो परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये समझने, हमें तीन वर्ड पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला है ऑर्डर्ड, ठीक है, दूसरा है अरेंजमेंट, तीसरा है एन ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेट्स से n इक्वल टू 3, मतलब ए बी और सी है। मतलब सपोज मेरे पास तीन लोग हैं। ठीक है, ए पर्सन का नाम लेट्स से मैंने पहले पर्सन को ए बोला, दूसरे को बी बोला, तीसरे को सी बोला। तो ये क्या है, जैसे ही मैंने बोला तीन लोग हैं, यहाँ पे क्या है, तीनों ये क्या हो गया, जैसे ही मैंने तीन लोग की बात करी, क्या हो गया, तीनों लोग डिस्टिंक्ट लोग हैं, ये तीन पीपल डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास n इक्वल टू 3 है। फॉर एग्जाम्पल लोग की जगह मेरे पास अगर बॉल है, ठीक है, सपोज मेरे पास दो रेड कलर की बॉल है और एक ब्लैक कलर की बॉल है, और वो जो दोनों रेड कलर बॉल है वो मतलब शेप, साइज और वेट में बिल्कुल बराबर हो, कलर में भी बिल्कुल सेम हो, मतलब हम उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, लेट से ए हो गया, ए हो गया, ए मतलब यहाँ पे लेट से दो रेड कलर की बॉल है और एक ब्लैक कलर की बॉल है, तो ये क्या हो गया, नॉन डिस्टिंक्ट केस हो गया। जबकि ये क्या है, डिस्टिंक्ट केस है। बॉल के केस में भी हमारे पास डिस्टिंक्ट केस हो सकता है। लेट से मेरे पास तीन डिस्टिंक्ट बॉल है, रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी के केस में हम परमुटेशन क्या हो गया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के केस को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब जो भी हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, या तो सारा मतलब n ऑब्जेक्ट्स है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करें, या n में से कुछ ऑब्जेक्ट्स का हम ऑर्डर अरेंजमेंट करें। अब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि हमें जो भी अरेंजमेंट करना हो उसके बीच में ऑर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, अब इन दोनों का मान लो मेरे पास दो पोजीशंस हैं, एक है कैप्टन का पोजीशन, ठीक है, और एक है वाइस कैप्टन का पोजीशन। तो इन दोनों लोगों को इन दोनों पोजीशन पे हमें अरेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला ऑर्डर आया कि ए क्या है, सपोज ए को क्या पोजीशन मिली, कैप्टन की, बी को क्या पोजीशन मिला, वाइस कैप्टन का। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल दूसरा केस ये हो सकता है कि पर्सन बी जो है वो कैप्टन है और पर्सन ए क्या हो, वाइस कैप्टन हो। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है पहला और ये जो ऑर्डर है दूसरा, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डर का मतलब ये है कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मतलब दोनों का ऑर्डर मैटर करता, दोनों चीज ये जो मतलब पहला अरेंजमेंट दूसरा अरेंजमेंट जो क्या हो,
डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब ये जो अरेंजमेंट मैंने देखा, ए और बी का अरेंजमेंट ही देखा, बट इसमें और इसमें हम दोनों ऑर्डर सेम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास ए बी एंड सी ये तीन चीज़ हैं, ठीक है, और मुझे पॉसिबल अरेंजमेंट देखनी है टेकिंग ऑल एट अ टाइम। जैसा कि अगर हम डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, या तो सारे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी, और तीनों क्या है, मैंने तीनों को एक साथ ले रहा हूँ। अब हम पहला कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है और इसमें एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की बॉल है और एक फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की बॉल है, ठीक है। अब मैं इसमें से फॉर एग्जांपल कोई बॉल ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने रेड कलर की बॉल ड्रॉ करा और सपोज मेरे पास तीन बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, और मुझे इन बॉक्स को फिल करना है, इन इसमें से बॉल ड्रॉ करने की। पहला चांस ये है कि मैं रेड बॉल को ड्रॉ करूं, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूं कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब क्या है? रिपीटिशन अलाउड नहीं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने एक बॉल ड्रॉ किया, सपोज वो रेड बॉल है, तो और मैंने रेड बॉल को यहाँ पे फिल कर दिया, तो मैं रेड बॉल को दोबारा यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब रेड बॉल क्या है, बाहर आ गया। हमारे पास अब बॉक्स में कितने बॉल बचे? दो, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो सेकेंड पोजीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? दो। या तो मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लैक बॉल हो सकता है या तो ब्लू हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सपोज यहाँ पे हमने ब्लू बॉल यूज कर लिया है, तो मेरे पास कितना ऑप्शन बचा है? यहाँ पे क्या बचेगा? ब्लैक। तो ये होता है विदाउट रिपीटिशन। विद रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो विद रिपीटिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने एक बॉल ड्रॉ किया, सपोज फॉर एग्जांपल रेड कलर का, फिर मैंने कलर नोट डाउन किया, या फिर यहाँ पे पहले के केस में क्या, मैं कोई भी बॉल यूज कर सकता हूँ, पहले कोई भी बॉल को यूज कर सकता हूँ पहले प्लेस के लिए। विद रिपीटिशन का मतलब क्या है कि इस बॉल को मैंने लेट से निकाला और इसका फॉर एग्जांपल लेट से कलर नोट डाउन किया, या फिर इस बॉल पे नंबर है, लेट से रेड पे 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ऐसा कुछ है, मैंने नंबर नोट किया, इस बॉल को फिर से बॉक्स में डाला, फिर सेकेंड पोजिशन के लिए मैंने फिर से बॉल ड्रॉ किया। तो जैसे मैं इसको मतलब मैंने एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट डाउन किया, नंबर नोट डाउन किया, फिर से उसको बॉक्स में दोबारा रख दिया, तो क्या हो गया कि अब वो बॉक्स में फिर से मेरे पास वो बॉल वापस आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो सारे बॉल फिर से यूज कर सकता हूँ। ये होता है विद रिपीटिशन, मतलब मैं रिपीट कर सकता हूँ। विदाउट रिपीटिशन मैंने एक बार यूज कर लिया तो फिर उसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, अगर हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, ए बी और सी क्या है, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं कैसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, मैं ए बी और सी सबको एक साथ लेके कितने पॉसिबल वे में मैं एक कितने डिफरेंट डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास अगर 3 प्लेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या केस हो सकता है, जैसे अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स को, या मैं सपोज मेरे पास 3 बॉक्स है, 3 ब्लैंक जगह है, पहले जगह मैंने ए फिल कर दिया, अब मुझे पता है मैं रिपीट नहीं कर सकता, तो दूसरे जगह क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, या अब तीसरे जगह क्या हो सकता है, सी हो सकता है, या यहाँ पे बी हो सकता है, और पहले जगह क्या है, ए हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे बी फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, सी हो सकता है, या सेकेंड पोजीशन पे ए हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ए हो सकता है, और यहाँ पे सी हो सकता है। यहाँ पे सपोज मैंने सी फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे बी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास क्या हो गया, टोटल कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6,
तो टोटल हम 6 वेज में ए, बी और सी को अरेंज कर सकते हैं जब मतलब वो सारे डिस्टिंक्ट हैं और विदाउट रिपीटिशन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ सेम चीज़ हमने देखा कि जो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, पहले प्लेस पे ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। हम देख सकते हैं कोई भी इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में कोई भी चीज़ मतलब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई। सिमिलरली इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई क्योंकि हम विदाउट रिपीटिशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल कितने वेज हैं, 6 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं ए, बी और सी तीनों को। फिर दूसरा कंडीशन ये कि हमने अगर डिफिनीशन देखा जाए तो हमने डिफिनीशन में ये देखा था कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो प्रीवियस एग्जांपल हमने ऑल लिया था, मतलब 3 है तो 3 के तीनों का पॉसिबल अरेंजमेंट देखा था। इस केस में हम क्या देखेंगे, 2 देखेंगे, ठीक है। मतलब 3 में से 3 के 3 का अरेंजमेंट नहीं देख रहे हैं, किसी 2 का अरेंजमेंट देख रहे हैं। हाँ, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ए बी एंड सी है, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे हो गया, ये सेकंड प्लेस पे हो गया, ये थर्ड प्लेस पे हो गया, ठीक है। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट ए सी बी दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्डर है, ये डिफरेंट ऑर्डर है। अब हम दो को लेके चले तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो अब 2 मतलब ए बी एंड सी। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ए बी एंड सी को चूज करने के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है, वो हम लाइक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी क्या हो सकता, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं ए बी एंड सी में 2 को लेके कितना पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं क्या कर सकता हूँ, ए हो सकता है, बी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर अरेंजमेंट है तो ए बी ये ऑर्डर और मैं कहूँ बी और ए ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, ए एंड सी हो सकता है, सी एंड ए हो सकता है, ठीक है। फिर बी एंड सी हो सकता है, सी एंड बी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने 6 वेज हैं, जिसमें से हम लाइक 6 वेज में ए बी एंड सी में से अगर हम किसी 2 को लेके ऑर्डर अरेंजमेंट करें तो ये 6 वेज टोटल क्या है, नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये ए एंड बी, बी एंड ए ये दोनों चीज़ क्या डिफरेंट है, ए एंड सी एंड ए दोनों चीज़ डिफरेंट है, बी एंड सी एंड बी ये ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसा कि भी हम सेम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे ए, सेकेंड प्लेस पे बी आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, हाँ ये भी ठीक है। फिर पहले प्लेस पे बी आ सकता है तो सेकेंड प्लेस पे क्या आ सकता है, ए एंड सी आ सकता है। फिर अगर फर्स्ट प्लेस पे सी आ गया, अगर फर्स्ट प्लेस पे सी आ गया तो सेकंड प्लेस पे ए आ सकता है और बी आ सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने वेज आ गए, टोटल 6 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं ए बी एंड सी में से किसी 2 को एक साथ लेके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को देखा, मतलब 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखा था। अब हम देखेंगे मेरे पास अगर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने 3 के केस में देखा था, जब ए बी एंड सी था तो इसको कितने अगर मैं इन तीनों को एक साथ लूँ तो कितने वेज में अरेंज कर सकते थे, 6 वेज में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेरे पास सपोज मेरे पास ये 4 प्लेसेस, ओके। अगर हम पहले प्लेस पे सपोज ए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, तो इस प्लेस पे क्या हो सकता है, इस प्लेस पे हमारे पास क्या बचा, बी सी एंड डी बचा, ठीक है। तो इस प्लेस पे क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। लेट्स से यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, लेट्स से बी मैं अगर रख रहा हूँ तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में क्या हो सकता है, ये डी हो सकता है, सी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। यहाँ से हम सी फिक्स कर देंगे, क्या हो सकता है, डी हो सकता है, ये बी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे डी फिक्स करते हैं, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है और डी, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है।
तो ये पहले पोजीशन में क्या है, ए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने, जब हम केवल एक लेटर मतलब ए को फिक्स करें तो हमारे पास टोटल कितने वेज आ रहे हैं, 6 वेज। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, ए अगर फिक्स है तो यहाँ पे कितने प्लेसेस बचे, 3, राइट। तीन लेटर्स, तो 3 लेटर्स कौन से, बी सी एंड डी। तो हमने ये देखा था कि जब मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और मैं तीनों को एक साथ लेके अरेंज कर रहा हूँ, तो हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 6 वेज में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बी सी एंड डी। इन तीनों को यहाँ पे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, टोटल 6 वेज में। वो सारे 6 वेज क्या है, ये है। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेस पे बी फिक्स कर दूं तो बाकी 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, ए सी एंड डी। तो इन तीनों को अरेंज लाइक ए सी एंड डी को एक साथ लेके अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज। सिमिलरली अगर मैं सी फिक्स कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके अरेंज करने कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज। अगर मैं डी फिक्स कर दूं और मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, और इन तीनों को एक साथ लेके अरेंज करने कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, 6 + 6 + 6, जो कि क्या हो जाएगा, 24 वेज। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, सारा अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो जब ए फिक्स था तो कितने वेज हो गए टोटल, 6 वेज। ठीक है, जब बी फिक्स हुआ 6 वेज, सी फिक्स हुआ 6 वेज, ये डी फिक्स हुआ तो 6 वेज, टोटल कितने हो गए, 24 वेज। तो पहला हम देख सकते हैं, और मतलब अरेंजमेंट हमारा कैसा हुआ, ए बी सी एंड डी, ए बी डी एंड सी, ए सी बी एंड डी, ए सी डी एंड बी, ए डी बी एंड सी, ए डी सी एंड बी। इसी तरह बी के केस में, सी के केस में, डी के केस में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23, टोटल कितने, 24 अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम क्या है कि जैसा कि हमने देखा है कि हमने पिछले एग्जांपल में 4 के चारों ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेके अरेंजमेंट देखा था। अब हम देखेंगे 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स लें तो टोटल कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम अगर ए ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी केवल 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका चूंकि हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका रिवर्स, बी एंड ए, सी एंड ए, डी एंड ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या हो सकता है, बी एंड ए। लेकिन हमने ऑर्डर की बात करें तो चूंकि बी और ए एक साथ आ गया, तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है, बी एंड सी, बी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एंड बी, एंड ये क्या हो जाएगा, डी और बी। अगला क्या हो सकता है, सी बी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आ गया, सी डी ले सकते हैं हम, सी ए भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो सी डी और डी एंड सी। तो हम देख सकते हैं हमारे पास कितने वेज आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल 12 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, हम यहाँ पे सारा वेज देख सकते हैं, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड ए, बी एंड सी, बी एंड डी, सी एंड ए, सी एंड बी, सी एंड डी, डी ए, डी बी, डी सी। ठीक है, टोटल कितने वेज हो गए, 12 वेज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 वेज हो गए, जिसमें जो क्या है, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 2 लेके अरेंज करने के। ठीक है, अब हम परमुटेशन फॉर्मूला पे आते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आर ऑब्जेक्ट्स का क्या हो सकता है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चूंकि हमारे पास क्या है, टोटल एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम टोटल एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का
टोटल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वेज देखेंगे। बेसिकली हम ये कोशिश करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज मेरे पास आर प्लेसेस हैं, ठीक, और मेरे पास टोटल कितने हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आर प्लेसेस ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अप टू सपोज ये आरथ प्लेस है। तो पहले प्लेस पे हम कितने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी एन ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एन आ सकता है। और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो चूंकि हमने पहले प्लेस के लिए एन ऑब्जेक्ट मतलब एन में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो पहले प्लेस को फिल करने कितने वेज हो गए, एन वेज। चूंकि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, चूंकि हम नॉन रिपीटिशन कर रहे हैं, तो एन में से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, एन माइनस वन लाइक ऑब्जेक्ट बचे। सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री ऑब्जेक्ट, सॉरी एन माइनस टू ऑब्जेक्ट अप टू आरथ प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, अगर हम ये देखें कि लाइक मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग अगर हम लगाएं, ठीक है, कि पहले एक्शंस को करने कितने तरीके हैं, एन वेज, दूसरे एक्शंस को करने के एन माइनस वन वेज, तीसरे एक्शंस को एन माइनस टू वेज, इसी तरह आर एक्शंस को करने के कितने वेज हैं, एन माइनस आर माइनस वन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से टोटल वेज क्या हो जाएंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू अप टू एन माइनस आर प्लस वन, और इसका नोटेशन क्या है, एन पी आर। इसको हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करने जा रहा हूँ, आर ऑब्जेक्ट्स का पॉसिबल परमुटेशंस देख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने हो गए, एन वेज, सेकेंड प्लेस को एन माइनस वन वेज, इसी तरह आरथ प्लेस को फिल करने के एन माइनस आर प्लस वन वेज हो गए, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं कि इसका बेसिक मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आ गए, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन। चूंकि हमने इस क्वांटिटी से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो सेम क्वांटिटी से हमें डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट क्या है, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि फॉर्मूला होता है एन पी आर का। मतलब आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका, जबकि हम विदाउट रिपीटिशन कर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। आगे हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि इस फॉर्मूला का कुछ स्पेशल केस क्या होता है। पहला है कि एन पी जीरो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारा एन पी जीरो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, आर की जगह क्या है जीरो, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देयर इज ओनली वन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर इज ओनली वन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस हम ये देख सकते हैं कि NP1 का,
तो NP1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, r की जगह क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम न्यूमरेटर पार्ट को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फैक्टोरियल वाले लेक्चर में देखा था 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा n वेज आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट है और मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का ही मतलब अरेंजमेंट करना हो, टोटल कितने वेज हो जाएंगे n वेज। तो देयर आर n वेज ऑफ चूजिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। थर्ड केस है कि जब npn हो, ठीक है, npn r की जगह भी n हो तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल वाले लेक्चर में देखा था 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। तो npn क्या हो गया n फैक्टोरियल। तो हम ये यहाँ से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वी कैन अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन n फैक्टोरियल वेज। और ये कैसे हो सकता है, बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे पांचों को अरेंज करना है प्लेस पे, ठीक है, 5 प्लेस पे, तो पहले प्लेस के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो गए 5 वेज, दूसरे प्लेस के लिए 4 वेज, तीसरे प्लेस के लिए 3 वेज, दूसरे प्लेस के लिए अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स और मुझे इनको, अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इन्हें एक 5 ब्लैंक है, ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ए बी सी डी एंड ई, और मुझे इन 5 प्लेसेस पे इनको फिलअप करना फॉर एग्जाम्पल। तो पहले प्लेस को फिल करने कितने वेज हैं 5, दूसरे को 4, तीसरे को 3, चौथे को 2 और पांचवे को 1 वे में हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा, कितना हो गया ये 5 फैक्टर। इसी तरह अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स हो और मुझे n ऑब्जेक्ट्स जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उसी को अरेंज करना हो तो कितने वेज में हो सकते हैं n फैक्टोरियल वेज में, जो कि इस फॉर्मूला से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमने अभी एग्जांपल्स में सारे नंबर ऑफ वेज देखा था कि ए बी एंड सी अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो तो उसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है जब हम तीनों को एक साथ ले रहे थे। तो हमने देखा था मेरे पास कितने थे 1 2 3 4 5 6। अब हम सेम एग्जांपल को एनपीआर का जो हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखा, फाइनल फार्मूला देखा, उससे अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पास एनपीआर क्या होता है बेसिकली n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n क्या है हमारा 3 है, 1 2 3 टोटल क्या है 3, और कितने अरेंज करने हैं 3 के 3 अरेंज करने, तो मेरा r भी क्या हो गया 3, मुझे टोटल लेना तो क्या हो जाएगा 3p3, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो क्या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि क्या होता है 6 वेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल 6 वेज है। वो क्या क्या है, वो ये सारे अरेंजमेंट हैं डिफरेंट तरह के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमें 2 लेना हो, ठीक है, मतलब सारा नहीं, नॉट n, बस n क्या था, n की जगह मैं r ले रहा हूँ, r मेरा क्या है 2, तो n क्या है यहाँ पे 3, r क्या है 2, क्योंकि मुझे 2 का अरेंजमेंट लेना है, मतलब मुझे पॉसिबल परमुटेशंस देखना है r ऑब्जेक्ट का, r क्या है 2 ऑब्जेक्ट का आउट ऑफ n, मतलब आउट ऑफ 3। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है npr क्या होता है, हमने देखा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3p2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। हमने ये पता है कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन टोटल क्या हो जाएगा 6 वेज हो जाएंगे, ठीक है, जो कि क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको हम फॉर्मूला से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हमने पिछले 1 सेकंड पहले देखा कि 3 अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें से मुझे 2 का पॉसिबल अरेंजमेंट देखना तो कितने वेज हो जाएंगे 6 वेज। जब कौन से केस में, जब हमारा सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो और
विद विदाउट रिपीटिशन हो। अब देख हम इस केस में क्रॉस वेरीफाइंग, हमारे पास क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स का पॉसिबल अरेंजमेंट देखना है जब हम सारा एक साथ लेंगे, मतलब n क्या हमारा 4 है, r भी 4 लेना है। तो हमने देखा था कि n p n क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p4, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम देख सकते हैं 4 इज 12, 12 टाइम्स 2 इज नथिंग बट 24 वेज। तो ये क्या है टोटल 24 वेज है, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये सारे 24 अरेंजमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे पॉसिबल अरेंजमेंट है, जो हम क्या कर सकते हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो चारों को एक साथ लेके अगर मुझे उनका पॉसिबल अरेंजमेंट देखना हो तो कितना हो सकता है 24 वेज, क्योंकि 4 फैक्टोरियल हो सकता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास कितने 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो पहले प्लेस को अगर मुझे मतलब फिल करना है, फॉर एग्जांपल, तो मुझे जस्ट एज्यूम कि मेरे पास 4 अरेंजमेंट इन 4 का देखना, तो जस्ट एज्यूम कि 4 ब्लैंक स्पेस है हमारे पास, तो उस ब्लैंक स्पेस में हम सारा डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट देखेंगे। तो पहले प्लेस पे कितने मतलब मैं कितने वेज में पहले प्लेस को भर सकता हूँ, 4 वेज में, चूंकि हम विदाउट रिपीटिशन देख रहे हैं। तो सपोज ए ऑलरेडी फिल हो गया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे 3, सपोज सी फिल हो गया, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर कितने ऑप्शन बचे 2, सपोज डी फिल हो गया, तो कितने ऑप्शन बचे 1, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से क्या हो सकता है 24। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि ये क्या होता है सेम चीज है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना हो गया हमारा 24 वेज हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था और मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स लेके मुझे क्या अरेंज करना होता है। n क्या हमारा 4, r क्या हो गया 2, तो हमारे पास n p r क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 वेज आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितने वेज हो गए हमारे 12 वेज हो गए, जब 4 में से किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके हम अगर उनका पॉसिबल अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल कितने आ गए 12 वेज आ गए। अब हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, मतलब अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करे थे, अब हम थोड़ा एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, मतलब 8 पर्सन की एक कमिटी है, हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अगर इस लाइन पे फोकस करें तो 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, इसका मतलब ये है कि हम ये लाइन बेसिकली हमें दिखा क्या रहा है, विदाउट रिपीटिशन बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब एक पर्सन क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 पर्सन हम लेंगे, जो पर्सन 2 पर्सन हमें चूज करना है, एक एज अ चेयरमैन और एक एज अ वाइस चेयरमैन, वो क्या होगा डिफरेंट होगा। मतलब हम विदाउट रिपीटिशन की बात करें ऐसा, मतलब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये जो एक पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, ये क्या कह रहा है विदाउट रिपीटिशन का बिहेवियर दिखा रहा है, हम विद रिपीटिशन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने एन मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, टोटल हमारे पास कितने एन हमारा क्या है 8, मतलब डिस्टिंक्ट लोग हैं, 8 डिफरेंट पर्सन्स हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या, 2 लोगों को चूज करना है, आर हमारा क्या हो गया 2, क्योंकि अगर सपोज मेरा ए क्या है चेयरमैन है और बी क्या है वाइस चेयरमैन है, और सपोज बी क्या है चेयरमैन है और ए क्या है वाइस चेयरमैन, ये दोनों क्या ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है, ये ऑर्डर दोनों डिफरेंट है। तो हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें से मुझे 2 को
पॉसिबल अरेंजमेंट देखना, दो पीपल को चूज करके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमारे पास n की जगह क्या है 8p2, तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए 56 वेज। तो हमारे पास टोटल 56 वेज है, जिसमें से मैं एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज कर सकता हूँ फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेरे पास टोटल कितने हैं, लाइक 8 पीपल हैं, तो ये क्या सपोज ये प्लेस क्या है चेयरमैन के लिए, और ये चेयर किसके लिए वाइस चेयरमैन के लिए। हमारे पास टोटल कितने 8 पीपल, और हमने ये कहा है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो पहले पोजीशन पे आने के कितने तरीके हैं, 8 में से कोई भी ये पर्सन आ सकता है। पहले प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं 8। अब हमने ये कंसीडर किया कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब हम रिपीट नहीं कर सकते। तो सेकेंड वाइस चेयरमैन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि एक पर्सन ने ऑलरेडी चेयरमैन वो उनको एज ए चेयरमैन घोषित कर दिया गया, तो दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे 7 वेज। तो 8 इंटू 7 जो कि क्या हो जाएगा 56 वेज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने वेज आ गए 56 वेज, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि हमें सपोज क्या करना है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है, ठीक है 1 2 3 4 5 डिजिट्स, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, इनको यूज करके मुझे 4 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने, कितने वे में हम कर सकते हैं। कंडीशन है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे, हालांकि दोनों तरीके से भी आंसर्स क्या होगा सेम ही होगा। पहला तरीका क्या, हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं n इक्वल टू 5, हमें कितने का पॉसिबल परमुटेशंस देखना है r इक्वल टू 4, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है, और n इक्वल टू 5। तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं npr मतलब 5p4 जो कि क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल जो कि क्या हो जाएगा 120 वेज हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास कितना है, ये मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और मेरे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट है, इनकी हेल्प से मुझे ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हैं, मैं 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूं, तो मेरे पास 5 तरीके हैं पहले प्लेस को फिलअप करने के 5 तरीके। चूंकि हमने ये कहा कि नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हो गए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 यूज कर लिया, तो अब मेरे पास 1 को यूज करने का ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हो गए, इन 4 डिजिट में से कोई भी एक यूज कर सकता हूं, मेरे पास 4 वेज हो गए। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कुछ भी नंबर आ सकता है, इस प्लेस के लिए मैं कितने वेज हो जाएंगे 3 वेज, इस प्लेस के लिए कितने वेज हो जाएंगे 2, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से कितना हो जाएगा 120 वेज। तो यहाँ से हम दोनों देख सकते हैं, दोनों तरीके से क्या हो जाएगा आंसर सेम आएगा। अगर हम सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, ठीक है, मतलब अभी तक हमने देखा कि बस 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, लेकिन अगर मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि वो जो 4 डिजिट का नंबर हमने क्रिएट किया है उसमें से इवन डिजिट कितने हो सकते हैं, ठीक है, हमें पता है इवन डिजिट होने का कंडीशन ये है कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 के हिसाब से ये क्या हो सकता है, अगर ये 2 हो तो इवन डिजिट होगा वो नंबर, और ये लास्ट डिजिट क्या हो अगर 4 हो तो क्या होगा हमारा वो इवन नंबर हो जाएगा। चूंकि हम 2 और 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही पॉसिबिलिटी, यही 2 और 4 है जिसकी वजह से वो इवन हो सकता है। चूंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइक जो लास्ट डिजिट है 2 और 4, इस प्लेस को हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया है, ये वेरी नहीं हो सकता। पहला केस ये कि इस केस में मैंने 2 को फिक्स कर दिया, और इस केस में हमने क्या फिक्स कर दिया 4 को फिक्स कर दिया। अब कंडीशन ये है कि हमें ये जो शुरू के 3 प्लेस हैं इसको कितने वेज में भर सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं। चूंकि हमने 2 को फिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या क्या डिजिट बचे 1 3 4 एंड 5 इस केस के लिए। अब 4 में से
चार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से तीन अगर ऑब्जेक्ट्स को लेके फिल करना हो, अगर मुझे पॉसिबल अरेंजमेंट देखना हो और नो डिजिट इज रिपीटेड, तो कितने वेज में कर सकते हैं? 4p3, ठीक है। तो 4p3 क्या हो जाएगा? तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हमने देखा कितना था? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि क्या था? 24। तो इस केस के लिए हमारे पास कितने वेज आ गए? इस चीज को भरने के लिए कितने आ गए? 24 वेज, ठीक है। और सिमिलरली इस केस में अगर मैं 4 को फिक्स कर रहा हूं तो हमारे पास कितने डिजिट बचे? 1 2 3 एंड 5। सिमिलरली इस 4 डिजिट को लेके अगर मुझे इन 3 प्लेसेस को फिलअप करना हो तो कितने वेज में हम कर सकते हैं? हमारे पास हमारा n क्या हो गया? पहले क्या था? 5, अब क्या हो गया? 4, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट को फिक्स कर दिया तो हमारे पास 4 डिजिट बचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4p3, अगेन ये क्या हो जाएगा? 24। तो इसको फिल करने कितने तरीके हो जाएंगे? 24 वेज। चूंकि मुझे मतलब सारा इवन नंबर कंसीडर करना है तो ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, तो दिस प्लस दिस कितने हो जाएंगे? 48 वेज। अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसा कि मेरे पास क्या था? 4 डिजिट के मुझे नंबर बनाने थे। कौन से नंबर? जो कि इवन होने चाहिए। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, तो लास्ट डिजिट पे इवन बनने के लिए क्या हो सकता है? या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए लास्ट इस प्लेस को भरने के लिए, ठीक है। अब क्या बचा? अब हमारे पास कितने वेज हो गए? ठीक है, ये 2 वेज हो गए। अब क्या हुआ कि हम इसमें से 2 या 4 में से कोई एक ही यूज करेंगे ना, लाइक इवन नंबर होने के लिए। अब हमारे इस प्लेस को, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने 2 यूज कर लिया हाइपोथेटिकली, यहाँ पे क्या मैं 2 या 4 यूज कर सकता। सपोज अगर मैंने 2 यूज कर लिया है तो मेरे पास पहले प्लेस को भरने के लिए क्या कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 4, क्योंकि मैंने सपोज एक डिजिट ऑलरेडी यूज कर रखा, 4 वेज, इनटू इस प्लेस को भरने के लिए कितने हो जाएंगे? 3 वेज, क्योंकि एक डिजिट मैंने यहाँ पे यूज करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज मैंने 2 यूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 1 3 4 एंड 5। तो इस 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे आ सकता है, तो 4 वेज हो गया। सपोज यहाँ पे मैंने 1 यूज कर लिया तो हमारे पास कितने हो गए? 3 वेज हो गए। और सपोज यहाँ पे मैंने 4 यूज कर लिया तो हमारे पास कितने वेज हो गए? इस प्लेस को भरने के लिए 2 वेज, या तो 3 या तो 5 आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 वेज। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आंसर सेम आए थे। एक एप्लीकेशन अगला ये है कि सपोज 6 पीपल गो टू द सिनेमा एंड दे सिट इन अ रो विथ 10 सीट्स, फाइंड द हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ। मतलब यहाँ पे कंडीशंस आएंगी। पहला कंडीशन है कि दे कैन सिट एनीवेयर, मतलब लोग नॉर्मली सिनेमा वगैरह में जा रहे हैं तो सपोज क्या होता है कि हम ये यहाँ पे मान चले कि एक रो है, 10 सीट का एक रो है, तो अगर 6 लोग उस रो में 10 सीट के रो में कितने तरीके से हम बैठ सकते हैं, मतलब कितने उस 6 लोगों का क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट अवेलेबल चीज़ें हैं? 10, एंड हमारा डिस्टिंक्ट है। आउट ऑफ ये 10 में से मुझे क्या करना है? 6 लोगों को उस आउट ऑफ 10 में से कहीं किसी भी 6 चेयर्स पे वो बैठेंगे, तो मेरे पास n क्या हो गया? 10 डिस्टिंक्ट प्लेसेस हो गए। कितनों को अरेंज करना? हमें कितने लोग, कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट देखना है यहाँ पे? 6 लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा? 10p6। तो 10p6 वेज में हम क्या देख सकते हैं? इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? 1,51,200। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पहला बंदा है, जैसे 6 पर्सन है, ठीक है, लेट्स से पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6। ये जो 6 पर्सन हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 पर्सन है, तो पहला मतलब जो पहला बंदा है, ठीक है, उसको सपोज उसको बैठने के कितने वे हैं? वो किसी भी 10 चेयर्स में से किसी भी एक चेयर्स पे बैठ सकता है, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे P1 हो गया, फिर पर्सन लेट्स से पर्सन 2 आया, पर्सन 2 के पास क्या है?
कोई भी वो, चूंकि एक चेयर पर्सन 1 ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचे हुए 9 चेयर्स में से या 9 सीट में से पर्सन 2 किसी भी 9 सीट्स में बैठ सकता है। तो पर्सन 2 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 9। सिमिलरली पर्सन 3 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 8। पर्सन 4 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 7। पर्सन 5 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 6। पर्सन 6 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 5। अगर हम इसको इस चीज को देखें, ये जो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 7 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है। अगर इसको सॉल्व करें 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू, सॉरी 6 नहीं होगा, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ क्या है? सेम है इस चीज़ के। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये कि सपोज मैनिपुलेशन ये कि ऑल द एम्प्टी सीट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऑल द एम्प्टी सीट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ये है कि सपोज ये मेरे पास 10 सीट्स हैं, 4 5 6 7 8 9, सपोज मेरे पास ये 10 सीट है, ठीक है। तो एम्प्टी सीट्स नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ये कि ये सारे, सपोज ये 4 एम्प्टी सीट्स हो गए, तो ये क्या है? ये नेक्स्ट टू ईच अदर है। हम कब कहेंगे कि, और अगर हम ऐसा कहें, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि लेट्स से ये क्रॉस का मतलब जहां पे एम्प्टी सीट्स नहीं है, ठीक है। तो हम इस केस में ये नहीं कह सकते कि एम्प्टी सीट्स क्या है? नेक्स्ट टू ईच अदर है, ठीक है। एम्प्टी सीट नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ऊपर वाला केस देख सकते हैं, ठीक है। और क्या हम देख सकते हैं कि ये जो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? सपोज ये चारों सीट एक साथ हो गए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या, सारे 4 के 4 एम्प्टी सीट क्या है? एक साथ है। यहाँ पे 4 के 4 एम्प्टी सीट क्या एक साथ है, यहाँ पे 4 के 4 एम्प्टी सीट एक साथ है। इस तरह से कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो ये जो चारों एम्प्टी सीट एक साथ हैं, ठीक है, ये जो चारों एम्प्टी सीट नेक्स्ट टू ईच अदर, हम इनको एक डिफरेंट, मतलब एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों सीट एक साथ हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब बिखरे हुए चारों सीट, जो एम्प्टी सीट है, वो चारों एम्प्टी सीट एक साथ है। हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? अगर हम देखें इस जो कलर को मैंने हाईलाइटेड किया है, तो ये क्या हो सकता है? एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गए? कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो हम इसको ये नेक्स्ट टू ईच अदर है चारों एम्प्टी सीट, इसको क्या कंसीडर करेंगे? एज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास अब कितने डिस्टिंक्ट टोटल ऑब्जेक्ट हो गए? 7। आउट ऑफ 7 मुझे कितने को अरेंज करना है? 6 पीपल को। तो R इक्वल टू 6, तो कितने वेज में हो जाएंगे? 7p 6 वेज हो जाएंगे, जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं, मतलब वो 6 पीपल वो सीट्स पे बैठ सकते हैं। कब? जब ऑल द एम्प्टी सीट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे देख सकते हैं 7p6 क्या हो गया? 5040। तो क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो, मतलब हमने वो कंडीशन लेके मतलब हम उस कंडीशन को कंसीडर किए थे कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या हो? डिस्टिंक्ट हो और विदाउट रिपीटिशन हो। अब हम देखेंगे कि विद रिपीटिशन के केस में क्या, मतलब अगर मैं विद रिपीटिशन जाऊं तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं या फिर कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सेम वे में जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो तो तीनों को लेके क्या कितने वेज में कर सकते हैं, और फिर 3 में से 2 को लेके कितने वेज में कर सकते हैं अगर मैं रिपीटिशन अलाउड करता हूँ। फिर सिमिलरली 4, और फिर उसमें से 4 में से 2 या 3 को लेके। मैंने जैसा कि विद रिपीटिशन का मतलब बताया था कि सपोज मेरे पास अगर एक बॉक्स हो, या फिर लेट्स से मेरे पास बॉक्स हो, और यहाँ पे मेरे पास कुछ डिफरेंट कलर के बॉल हो, रेड ब्लू ब्लैक वगैरह। फिर मैं क्या करूँ, मैंने इसमें से एक बॉल निकाला, ड्रॉ किया, मैंने इसका कलर नोट डाउन किया। मान लो मुझे कुछ बॉल ड्रॉ करने, लेट्स से 2 बॉल ड्रॉ करने,
और मैंने क्या किया, कलर नोट डाउन किया, फिर इसको फिर से इसमें रख दिया। और तो मेरे पास ये क्या हो गया, विद रिपीटिशन में प्रोसेस को रिपीट कर, मतलब मैंने बॉक्स से निकाला, कलर नोट डाउन किया, फिर से बॉक्स में रख दिया, मतलब मैं उस बॉल को इन फ्यूचर फिर से कंसीडर कर सकता हूँ। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज मेरे पास डिजिट है 1 2 3 4 5 और मुझे लेट्स से 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, और मैंने कहा कि मतलब मैं लाइक डिजिट रिपीट कर सकता हूँ। तो डिजिट रिपीट कर सकता हूँ का मतलब ये है कि अगर मुझे मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है, 111 हो सकता है, 112 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं डिजिट रिपीट कर सकता हूँ। तो मैंने पहले प्लेस पे कितने वे में मैं लिख सकता हूँ, ये 5 के 5 कोई भी डिजिट आ सकता है। दूसरे प्लेस पे चूंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिपीट नहीं कर सकता। अगर विदाउट रिपीटेशन का कंडीशन होगा तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 यूज कर लिया तो मेरे पास केवल 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन ये बात नहीं है, मैं विद रिपीटेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो डिजिट यूज किया उसको फिर से मैं री यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 वेज, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 वेज, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 क्यूब हो जाएंगे। तो सेम हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी है। तो ये जो पहला चीज है ए बी एंड सी, तो हमने देखा था अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या था, या तो बी यूज कर सकता हूँ, या सी यूज कर सकता हूँ, या सी यूज कर सकता हूँ, या बी यूज कर सकता हूँ। ये मैंने कब देखा था, जब विदाउट रिपीटेशन के केस में देखा था। मतलब इस सेकेंड पोजीशन के लिए अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सेकेंड पोजीशन के लिए दो वे मतलब दो ऑप्शन थे, या तो बी या तो सी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या विद रिपीटेशन कर सकता हूँ, मतलब मैं इस पोजीशन में, इस पोजीशन पे भी ए ला सकता हूँ, इस पोजीशन पे भी ए ला सकता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे ए ला सकता हूँ, और यहाँ पे बी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, ए सी ला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब हो क्या रहा है, मेरे ये जो ये है ए बी एंड सी, पहले पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने वे हैं, ए बी एंड सी, तीनों डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकता है। सेकेंड प्लेस के लिए चूंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ, उस केस में क्या था, विदाउट रिपीटेशन केस में था क्या, मैं केस में क्या था, अगर ए यूज किया तो इस प्लेस पे बी एंड सी होता था। तीसरे प्लेस के लिए उसी तरह अगर बी यूज कर लिया तो सी है, सी यूज कर लिया तो बी है। लेकिन अभी क्या मेरे पास तीन वे है, राइट। सेकेंड प्लेस के लिए भी अगेन 3 वे है। थर्ड प्लेस के लिए अगेन मैं तीनों में से ए बी एंड सी कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो पहले प्लेस को फिल करने कितने वेज हैं, 3, दूसरे को 3, तीसरे को 3। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग्स क्या हो जाएगा ये, चूंकि मुझे ये टास्क और एक साथ करने, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा टोटल 27 वेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है सारे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, जबकि प्रीवियस केस में क्या था ए बी सी बी, और हम वहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे थे। ए बी, ए सी, ए बी बी, ए बी सी, राइट, ए सी एंड बी, ए सी एंड सी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल कितने 27 वेज है। अब हम ये देखेंगे कि अगर उस केस में क्या था 3 था, और इसमें से अगर मुझे 3 में से केवल 2 अगर लेके चलना, तो मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, अगर मुझे 2 यूज करना तो ए, तो इस प्लेस में क्या हो सकता है, ए बी एंड सी कोई भी आ सकता है। इस स्पेस पे अगेन ए बी एंड सी कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 2 का मतलब ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, ए एंड सी आ सकता है, ठीक है, फिर बी एंड सी आ सकता है, ठीक है, बी एंड ए आ सकता है। इस तरह से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो पहले प्लेस पे क्या हो जाएगा, पहले प्लेस को भरने कितने 3 वेज हो जाएंगे, ए बी एंड सी में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। चूंकि मैं विद रिपीटेशन अलाउड कर रहा हूँ, तो फिर दूसरे प्लेस में से ऐसा नहीं कि मैंने ए यूज कर लिया बी नहीं यूज, सॉरी ए दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9 वेज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी, ए एंड सी, सिमिलरली बी एंड ए, ठीक है, बी एंड बी, बी एंड सी एंड ए, सी एंड बी, सी एंड सी। टोटल कितने हो यहाँ पे 9 वेज हो गए। कब, जब हम विद रिपीटेशन करें। जब विदाउट रिपीटेशन था तो हमने देखा था कि 6 वेज थे, ठीक है। अब हम आएंगे इसके फाइनल फॉर्मूला पे। बेसिक फॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ possible permutations of R objects from a collection of and distinct objects when repetition is allowed,
ठीक है। तो मेरे पास क्या है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरे पास अगर आर प्लेस है, लेट्स से 1 पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, अब तो क्या आर प्लेस है। चूंकि विद रिपीटिशन है तो पहले प्लेस को आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से पहले प्लेस को भरने के लिए कितने वेज है, मैं एन में से कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ। दूसरे प्लेस को चूंकि विद रिपीटिशन है, जो मैंने यहाँ यूज किया उसको फिर से री यूज कर सकता हूँ, तो फिर से मेरे पास एन वेज हो गए। थर्ड पोजीशन के लिए एन वेज हो गए, इसी तरह आरथ पोजीशन के लिए मेरे पास क्या हो गया, एन वेज हो गए। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में देखा था कि फर्स्ट एक्शन को कितने वेज है, एन, सेकेंड एक्शन को एन वेज, थर्ड एक्शन को एन वेज, इसी तरह आर एक्शंस को करने कितने हो गए, एन वेज। तो ये जो आर एक्शंस है इसको एक साथ करने के कितने वेज हो गए, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू अप टू एन। ये कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा एन रेस्ट पावर आर। तो कितने हो गए, ये 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो ये हो गया एन रेस्ट पावर आर वेज, मतलब एन रेस्ट पावर आर टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस है ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स जब हम रिपीटिशन अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 27 वेज देखा था, ए बी एंड सी का 27 वेज देखा था। यहाँ पे क्या है, एन क्या है, 3 है, आर भी क्या है हमारा 3, क्योंकि मुझे तीनों एक साथ लेना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एन रेस्ट पावर आर 3 रेस्ट पावर 3, जो कि क्या हो जाएगा 27। जबकि हमने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या है, कुछ नहीं है, 3 रेस्ट पावर 3। ठीक है, ये क्या टोटल 27 वेज है जब हम ए बी एंड सी को सी का पॉसिबल अरेंजमेंट देखते हैं तीनों को एक साथ लेके। ठीक है, और विद रिपीटिशन तो क्या हो जाएगा एन रेस्ट पावर आर, एन 3 है, आर भी 3 है, तो 3 रेस्ट पावर 3 क्या हो गया, टोटल 27 वेज हो गए। अगर मुझे 3 में से 2 लेना हो, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो एन क्या हो गया 3 और आर क्या हो गया 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। मुझे 2 को लेके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट देखना और रिपीट कर सकता हूँ, तो कितने हो गए एन रेस्ट पावर आर 3 रेस्ट पावर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, जो कि 9 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, चूंकि हमें 2 प्लेस ही भरना है, तो इस प्लेस को भरने कितने हो गए ए बी एंड सी। इस प्लेस में मैं ए बी एंड सी किसी भी 3 डिजिट को यूज कर सकता हूँ, मतलब ए बी एंड सी पहले प्लेस के लिए, दूसरे प्लेस के लिए भी ए बी एंड सी। इसको करने कितने वेज हो गए 3, और इसके करने को कितने वेज हो गए 3, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया टोटल 9 वेज, जो कि क्या है 3 स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं मेरे पास क्या है एन 3 है, आर 2 है, 3 रेस्ट पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन समरी हमने ये देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, किस फॉर्मूले से दिया गया एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1। ये कब था, जब विदाउट रिपीटिशन था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन था। और फाइनल फार्मूला क्या था, एनपीआर इक्वल टू क्या था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, आर क्या होना चाहिए, शुड बी लेस आर इक्वल टू एन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एन आर क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास एन इक्वल टू 3 था, ए बी एंड सी, तो मैं तीनों का तीनों अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तीनों को एक साथ लेके पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने देखा, मतलब आर इक्वल टू 3। इन तीनों में से मैंने क्या किसी 2 को एक साथ लेके पॉसिबल अरेंजमेंट देखा, तो क्या हो गया आर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 एंड 2 क्या है, इस n से दोनों क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो r कैन शुड बी लेस आर इक्वल टू n। फिर हमने ये समझने की कोशिश करी कि नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब रिपीटिशन अलाउड हो तो कितने वेज में हो सकता है, n रेस्ट पावर r वेज में हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, मतलब परमुटेशन का कॉन्सेप्ट, फिर हमने इसके पहले फैक्टोरियल देखा था, उसके पहले काउंटिंग प्रिंसिपल देखा। जैसे हमने यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे इस परमुटेशन को समझने के लिए हमें काउंटिंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी था, वो क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है, और हमें फैक्टोरियल को समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है परमुटेशन को समझने में। अब हम ये परमुटेशंस, फैक्टोरियल और काउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, पर अब इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इस लेक्चर के एंड में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको परमुटेशंस अच्छे से समझ आ गया होगा। परमुटेशंस क्या होते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, थैंक यू।